Hello everyone, this is Dr. Shweta, and today in this video I'm going to discuss with you the prologue to the Canterbury Tales, or you can also say the general prologue to the Canterbury Tales. And this tale or this work was written by Geoffrey Chaucer in 14th century. But before I start with the prologue, मैं स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो प्रोलोग या ये जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दिस इज द प्रोलोग फ्रॉम लाइन्स 1 टू लाइन 42, बिकॉज लाइन 1 से लाइन 42 तक जितनी भी चौसर ने जो भी बात बताई है इस प्रोलोग में डिस्कस की है, वो एक तरह से प्रमाइस सेट करता है इस पूरे प्रोलोग का कि क्या रीज़न था चौसर ने ये प्रोलोग लिखा और कैसे इस प्रोलोग को लिखने की शुरुआत हुई, क्या उसका पर्पस था इसको लिखने के पीछे। तो थोड़ा-सा उसके बारे में चौसर ने इस प्रोलोग में बताया है, जो स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जानना थोड़ा ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोलोग नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बट these first 42 lines are as important as the rest of the prologue. So we have to understand the beginning of this prologue very very carefully. जिन बच्चों की क्लासेस मिस हो गई हैं या अभी वो कॉलेज आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, उनको भी ये वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज ये वीडियो वो सभी कुछ कवर करेगी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर से इस प्रोलोग के बारे में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को क्लास में दी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी. So if anybody who hasn't attended the classes yet, or else if they want to understand the entire thing again, तो ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी. तो मूव करते हैं जनरल डिस्कशन पे अबाउट चॉसर, अबाउट द टाइम्स जब उसने ये लिखा, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में. ये जो टाइम पीरियड था, जो हम लिटरेचर जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर, इस टाइम पीरियड को एज ऑफ चौसर या फिर मिडिवल टाइम पीरियड भी बोला जाता है. अब मिडिवल टाइम पीरियड यानी कि पुराना समय, एज ऑफ चौसर. अब मैं किस सेंचुरी की बात कर रही हूँ? अभी इट इज़ 21st सेंचुरी, ठीक है? जिस सेंचुरी में अभी हम एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ 21st सेंचुरी. और जो सेंचुरी हम चौसर की एज जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे एज ऑफ चौसर, वो कौन-सी सेंचुरी है? वो 14th सेंचुरी है. तो 14th सेंचुरी यानी कि 600 इयर्स पहले का लिटरेचर हम जो है पढ़ रहे हैं थ्रू दिस टेक्स्ट, द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स. तो इस टाइम पीरियड पे इंग्लैंड जो था उसकी कंडीशन कैसी थी, किस टाइप का एटमॉस्फेयर इंग्लैंड में इस टाइम पर एग्जिस्ट करता था, सोशल कंडीशंस क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, लिटरेचर में क्या क्या लिखा जा रहा था. तो ये सारी चीजें टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है. वाई? बिकॉज टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट we also must understand the time, the era, the period in which this text was written. उसको जानेंगे तो टेक्स्ट को समझने में हमें आसानी होती है. तो इस वक्त चौसर का जो इंग्लैंड था, या जिस समय चौसर इस टाइम पीरियड में इंग्लैंड जो था चौसर का, वो किस तरह का था? तो कुछ बेसिक चीजें थी, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस वक्त चल रही थी, जैसे पावर, प्लेग एंड प्रोटेस्ट. यानी कि अनरेस्ट था सोसाइटी में. प्लेग, बीमारियां. प्रोटेस्ट यानी कि पीपल वर नॉट हैप्पी, वो प्रोटेस्ट करते थे. पावर यानी कि पावर कंसोलिडेशन थी. पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी कि सबको अपने राइट्स हैं, किंग के अपने राइट्स हैं तो कॉमन पब्लिक के भी अपने राइट्स हैं. तो ये सारी चीजें डिसमेंटल्ड थी, यानी कि इन सब चीजों में शांति नहीं थी कुछ भी ऐसी. तो मिडिवल टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा-सा डार्क एजेस भी उसको हम बोल देते हैं. डार्क एजेस यानी कि जब बहुत ज़्यादा अनजस्ट सिस्टम था और इक्वालिटी जैसी चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती थी. तो सबसे पहली चीज़ इस पीरियड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्यूडल सिस्टम था. अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर एवरी लैंड, एवरी पीस ऑफ लैंड इज़ कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द किंग, द हायर अपर क्लास, aristocrats and the king. And the poor people, the common people, they आर अलाउड टू टिल द लैंड. उस पे वो काम कर सकते हैं, जमीन बो सकते हैं, लेकिन उसको ओन नहीं कर सकते, वो उसके मालिक नहीं हो सकते हैं. तो फ्यूडल सिस्टम में क्या है, जब जमीन जिसकी है तो एक्सप्लॉयटेशन भी वही ज्यादा करता है. पावर का
इस्तेमाल गलत तरीके से भी वही करता है जिसके पास पावर, पूरी कंसोलिडेशन पावर की होती है। तो ये फ्यूडल सिस्टम था, यानी कि बहुत पुअर सोसाइटी थी और जो कंट्रोल था लैंड का और मनी का और पावर का वो सिर्फ़ एक आदमी के पास रहता था और उसी के आस-पास के लोगों के पास रहता था जो अपर क्लास थी, एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी और जो किंग था। तो एक सोशल हायरार्की यानी कि पड़ाव थे सोसाइटी में कि सबसे नीचे लेवल पे कौन होगा, उससे ऊपर कौन होगा, उससे ऊपर कौन होगा और सबसे ऊपर कौन होगा। तो स हायरार्की में सोशल हायरार्की यानी कि सोशल लैडर एक ऐसी सीढ़ी सोसाइटी की जो दिखती नहीं है लेकिन एग्ज़िस्ट करती है। उसमें सबसे ऊपर उस लैडर पे, उस हायरार्की पे होता था किंग। किंग के नीचे होते थे नोबल्स। जैसे आज के टाइम पर आप मान के चलें कि सबसे ऊपर हो जाता है प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके नीचे होते हैं मिनिस्टर्स, फिर उसके नीचे एमएलएज़ हो जाते हैं, फिर उसके नीचे लोकल जो नेता हैं हमारे वो हो जाते हैं एंड देन द कॉमन पब्लिक, राइट? सो आज के सिस्टम से कंपेयर करके समझेंगे, आपके लिए ईज़ी रहेगा। सबसे ऊपर होते थे किंग्स, फिर नोबल्स, फिर नाइट्स। नाइट्स यूजुअली मिलिट्री पीपल होते थे, यानी कि सोल्जर्स या डेकोरेटेड सोल्जर्स जो अपने ट्रेड में, अपने काम में बहुत परफेक्ट होते थे और उनसे भी नीचे आते थे पेजेंट्स। पेजेंट्स यानी कि लेबरर्स, आम लोग, मज़दूरी करने वाले लोग, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे गरीब। इस टाइम पीरियड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हुए। पहला इवेंट था 100 इयर्स वॉर, एक ऐसा वॉर जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पिछले 100 साल से चला आ रहा था। अब चौसर की एज तो 1340 से 1400 की मानी जाती है, लेकिन 100 इयर्स वॉर जो है, वो 1337 से चल रहा था और 1453 आगे तक भी चला है। तो 100 इयर्स ऑफ वॉर इस वक़्त चल रहा था। तो ऐसा था कि कई सालों से इंग्लैंड और फ्रांस के आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे ऑनगोइंग। कभी रुक गया, कभी वॉर फिर से छिड़ गई, कभी इस कॉर्नर में इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई होगी, कभी उस कॉर्नर से अटैक कर दिया। तो ऑनगोइंग यानी कि चलते रहते थे इनके वॉर। तो जब कोई कंट्री इतने वॉर में इन्वॉल्व्ड रहती है, तो नेचुरली उस कंट्री पर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है। लोग भी वॉर में, लोगों की भी ज़रूरत होती है, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, लोग मरते भी हैं वॉर में, शहीद होते हैं एंड देन मनी भी बहुत इन्वॉल्व्ड होता है क्योंकि आप वॉर कर रहे हो किसी कंट्री के साथ तो नेचुरली आपको रिसोर्सेज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो कंट्री की प्रोग्रेस पर असर डालती हैं। तो 100 इयर्स वॉर भी वन ऑफ द रीज़न्स था कि इस वक़्त इंग्लैंड जो है टफ कंडीशन से, टफ टाइम से गुज़र रहा था बिकॉज़ फाइनेंशियली उस पर काफ़ी बर्डनसम था इस चीज़ का। लेकिन अगर कोई नेशन आप पर अटैक कर रहा है तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सो वॉर जो था वो इनएविटेबल था, उसको वो अवॉइड नहीं कर पा रहे थे और वो 100 साल से इनकी दुश्मनी जो है वो चली जा रही थी। इससे क्या था, नेशनल प्राइड और आइडेंटिटी की लेकिन एक फीलिंग लोगों में आ गई थी। क्यों? जब आप किसी कंट्री से वॉर में होते हो तो एक नेशनैलिटी का फर्वर है ना जो लोगों में, उसका जो नेशनैलिटी के लिए जो एक फीलिंग है, वो प्राइड में बदल जाती है, वो आपकी पहचान बन जाती है। तो लोगों को रियलाइज़ होने लगा था धीरे-धीरे कि वी आर इंग्लिश पीपल एंड वी हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी। वी आर not like French. We may have taken some cultural traits from France. We may be speaking the French language, but it doesn't mean that we are French. We are English in our tastes and we are English in our identity. तो वॉर होने से एक नेशन को अपनी अलग पहचान मिल रही थी। उसके बाद आता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जो है वो 1348 से लेके 50 इतने सालों के बीच में 3 बार आई। एक बार प्लेग आया, ब्लैक डेथ कह सकते हैं या फिर प्लेग भी बोल सकते हैं। प्लेग यानी कि महामारी, बीमारी, जैसे एपिडेमिक बोल देते हैं, पेंडेमिक बोल देते हैं, जैसे अभी पीछे कोविड आया था। ऐसे ही उस वक़्त भी एक महामारी फैली थी, जो इतने सालों में 48 से लेके 50 तक 3-4 बार आकर चली गई थी। तो वो उससे क्या हुआ, लोगों के ऊपर बर्डन उस चीज़ का क्या पड़ा, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज़ इतनी नहीं होती थी, पहले लोग पढ़े-लिखे नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं होते थे, सिंपल एल्केमिस्ट्स होते थे, लोग अपने देसी इलाज करते थे, लेकिन ये जो महामारियाँ आती हैं, वो उस चीज़ से कंट्रोल में नहीं आती। तो रिज़ल्ट क्या हुआ? ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो उस ब्लैक डेथ की वजह से खत्म हो गई थी, पीपल डाइड। एंड इससे क्या असर पड़ा? इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई नेशन की। क्यों? क्योंकि वही आम लोग इसमें ज़्यादा मरे, जो कि लेबरर्स थे, जो कि नेशन को टैक्स देते थे, जो कि नेशन के लिए काम करते थे
वही लोग जब मर रहे हैं तो नेशन की पॉपुलेशन अगर कम हो रही है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि वॉर भी चल रहा है, वहाँ पर भी मिलिट्री की ज़रूरत है, बट पीपल आर डाइंग ऑफ वॉर एज़ वेल एंड पीपल आर डाइंग इन फ्रॉम ब्लैक डेथ आल्सो। सो उससे क्या है, इकोनॉमिक और लोग काम करने के लिए भी चाहिए, तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। और लोगों को इस वजह से वो इतने दुखी हो गए थे इन सारी प्रॉब्लम्स से, ब्लैक डेथ, 100 इयर्स वॉर, फ्यूडलिज्म, कि वो लोग उनका स्पिरिचुअलिटी पे ना विश्वास थोड़ा-सा डगमगाने लगा था कि इफ गॉड इज़ देयर देन व्हाई इज़ ही डूइंग दिस टू अस? क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था जब लोग रिलिजियसली डॉगमैटिक होते थे। रिलिजियसली डॉगमैटिक मतलब कि अंधविश्वास में बिलीव करते थे या फिर गॉड की अथॉरिटी को आँख बंद करके मानते थे, क्वेश्चन नहीं करते थे। लेकिन इससे क्या हुआ इन सारी प्रॉब्लम से? उनकी स्पिरिचुअलिटी जो भावनाएँ थी भगवान को लेके या रिलिजन को लेके वो थोड़ी-सी क्वेश्चन उस पर आ गया था, क्वेश्चन मार्क उठने लगा था, वो क्वेश्चन करने लगे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है? तीसरा इम्पोर्टेंट सोशल इवेंट जो इस टाइम पर हुआ, वो हुआ पेजेंट्स रिवोल्ट। अब देखिए 100 इयर्स वॉर हो रहा है, वहाँ पर भी आम लोग ही मर रहे हैं। ब्लैक डेथ है, तो वहाँ पर भी आम लोग ही मर रहे हैं। टैक्सेस देने वाले और काम करने वाले भी आम लोग हैं और फिर जब रिवोल्ट क्यों हुआ पेजेंट्स रिवोल्ट? तो उनपे टैक्सेस और बढ़ा दिए गए। ऑलरेडी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम 100 इयर्स वॉर, ऑलरेडी पीपल आर डाइंग बिकॉज़ ऑफ ब्लैक डेथ एंड प्लेग एंड over and above, the king is also levying heavy taxes on these people. So result was that the people who were being suppressed, इतना ज़्यादा उनको ऑपरेशन में वो रह रहे थे कि उन्होंने रिवोल्ट कर दिया आम लोगों ने। वॉट टाइलर नाम का एक आदमी था, उसने इस चीज़ को एड किया, लोगों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि वी मस्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग बिकॉज़ वी आर द पीपल जिनकी वजह से ये सारा वॉर पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज़ लोगों की ज़रूरत पड़ती है वॉर में और हम सब वहाँ पर वॉर में भी हम ही इन्वॉल्वड हैं। टैक्सेस भी हम ही देते हैं। अगर कोई एपिडेमिक आ जाता है तो भी हमारी कोई हेल्प नहीं होती, हम ही मरते हैं क्योंकि किंग तो अपने उसमें है, ही हैज़ ऑल द मीन्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज़ेज़, ही कैन मैनेज टू डू सो। बट व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल? सो रिजल्टेंट दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग इन 1381। खैर उस चीज़ को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत टैक्सेस को डाउन किया गया और किंग ने किसी तरह से या उसके नोबल्स ने किसी तरह से टैक्सेस डाउन करके उस चीज़ को दबा दिया, उस रिवोल्ट को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया और वो रिवोल्ट कुछ टाइम बाद दब गया। Next social thing which was happening during this time was church's dominance. चर्च यानी कि रिलीजन इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। वो लोगों को ज़्यादा कंट्रोल करता था चर्च। चर्च में अगर प्रीस्ट ने कोई चीज़ कह दी तो वो फाइनल वर्ड होता था बिकॉज़ ऐसा माना जाता था कि प्रीस्ट इज़ नेक्स्ट टू गॉड। सो व्हाटएवर ही सेज इज़ गॉड्स वर्ड एंड द कॉमन पीपल बीइंग निनकम्पूप्स और बहुत भोले सिंपल लोग होते थे, दे यूज्ड टू बिलीव इट। तो चर्च की डोमिनेंस पे चर्च में अगर कोई रिलीजियस अगर डॉक्ट्रिन उन्होंने बोल दिया या ऐसा चीज़ होगी और ये करना है तो दैट वाज़ रिलीजियसली फॉलोड। तो रिलीजन जो है वो लोगों की नॉर्मल लाइफ को भी कंट्रोल करता था। और जब किसी भी चीज़ का कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाता है तो रिज़ल्ट क्या होता है? वहाँ पर करप्शन भी आने लगता है क्योंकि जब इंसान को ये फ़ील होता है कि मेरी इतनी पावर है कि लोग मेरे एक शब्द पे सारी बात मानने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, तो नेचुरली ह्यूमन हार्ट है वो करप्ट होगा। तो जो क्लर्जी थे, क्लर्जी यानी कि चर्च से रिलेटेड जितने भी लोग थे, प्रीस्ट होता है और जो भी वहाँ के लोग होते हैं, नन्स होते हैं, मंक्स होते हैं, दे बिकेम करप्ट। उन्होंने लोगों को झूठ बोल के, रिलिजियसली उनको डरा के कि गॉड फियरिंग होना चाहिए और नहीं तो ऐसे हो जाएगा एंड दे यूज्ड टू मेक पीपल बिलीव इन सच थिंग्स, such dogmatic things and they started exploiting people of money, of emotions। तो ये क्या है? This is corruption जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा और चर्च ने लोगों को इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। सो ओवरऑल फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में मिडिवल टाइम पीरियड में एवरीथिंग वाज गोइंग अगेंस्ट द कॉमन पीपल। इसीलिए हम इस टाइम पीरियड को डार्क एजेस बोलते हैं बिकॉज नथिंग ऑफ पॉजिटिव, nothing good was happening during this time in England and in most of the Europe. Now,
मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटी वाज ओरल एंड हायरार्कियल, मतलब कि सोसाइटी में जो भी लिटरेचर था, जो भी चीजें कही जा रही थी, कविताएं या कुछ भी, वो सारी चीजें ओरल थी, बिकॉज लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं। ओनली अ फ्यू पीपल कुड रीड एंड राइट। सो उसमें क्या था कि जो लोग ऊपर वाले लेवल पे हैं, जैसे किंग्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, या फिर चर्च से रिलेटेड मंक्स वगैरह हैं, जो लाइब्रेरी बनाना, बुक लिखना और मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाना हाथ से लिखी जाती थी, उन लोगों तक तो लिटरेसी है, लेकिन उससे नीचे लिटरेसी किसी के पास नहीं है। तो इस चीज को देके थोड़ा-सा लिटरेसी को बढ़ावा मिलने लगा, क्योंकि लोग थोड़ा-सा अब एजुकेट होने लगे थे। कुछ ऐसे चेंजेस इंग्लैंड में आए थे कि लोगों को समझ में आने लगा था कि हमें भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। Though it was slow, but literacy was gradually, मतलब कि slowly it was growing। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इसलिए जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए, बिकॉज़ चौसर का जो वर्ल्ड था, जिस टाइम पीरियड पे जॉफरी चौसर एग्ज़िस्ट करता था, उस वक़्त इनजस्टिस बहुत था। लोगों के साथ अन्याय ज़्यादा होता था। चेंजेज़ इतने फ्रीक्वेंट आ रहे थे कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई सोशल कंडीशन ऐसी आ गई, कभी ब्लैक डेथ है, कभी कुछ है, कभी रिवोल्ट हो रहे हैं, कभी वॉर में है इंग्लैंड अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ से। तो इतना ज़्यादा अनरेस्ट था, पॉलिटिकल अनरेस्ट था, सोशल अनरेस्ट था, कि वो सारी चीज़ें चौसर के सोच समझ को उन सारी चीज़ों ने शेप अप किया। यानी कि चौसर जैसा सोचता था, चौसर जैसा फ़ील करता था, वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही थी उसके माइंड में? बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर ही वाज़ सीइंग अराउंड हिम हैपनिंग इन हिज़ टाइम्स। वहीं से एक इंसान का माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, उसकी आइडियोलॉजी बनती है। तो चौसर के वर्क में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे इस टेक्स्ट में, जो आपके सिलेबस में है, हम यही देखेंगे कि ये सब चौसर के टाइम पीरियड की बातें हैं, और ये एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती थी तब, और चौसर ने वही सब दिखाने की कोशिश की है अपने प्रोलोग में, कैंटरबरी टेल्स के। और उसी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन इस टेक्स्ट में मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चौसर था कौन? जॉफ्री चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं। लेकिन हु वाज ही इन रियल? So Chaucer was born in year 1340 and he died in the year sometime around 1400. So with the beginning of the 15th century, Chaucer died, and during 14th century he lived. So he lived for almost 60 years. So he belonged to a well-off family. Merchant थे चौसर के फादर, और वो वाइन मर्चेंट थे। So already चौसर जो है वो बहुत पॉवर्टी में पैदा नहीं हुआ था। He was born and brought up in a pretty गुड फाइनेंशियली साउंड फैमिली। सो नेचुरली उसके पास मीन्स थे, उसकी फैमिली के पास, तो उसको एजुकेट किया गया। वो पढ़ा लिखा था अपने टाइम पर, आम लोगों के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में ही वाज बेटर एजुकेटेड, ही वाज वेल एजुकेटेड। सो इसी वजह से चौसर को जो है वो किंग के कोर्ट में अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल गई, और किंग ने उसको एज ए अपना फॉरेन डिप्लोमेट एम्प्लॉय कर लिया। जैसे कि आप समझे कि चौसर को उसने अपना आईएएस ऑफिसर रख लिया, या फॉरेन ऑफिसर रख लिया, आईएफएस, एंड वो उसको, उसने अपना कोर्टियर अपने किंग में, उसे कोर्ट में उसको पोस्ट दी। और सच टाइम्स, वो ऐसे टाइम होते थे कि इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स होती थी, उसमें आपकी एक फिक्स सैलरी होती थी, आपको कुछ टास्क दी जाती थी वाया किंग, और आपको वो पूरी करनी होती थी। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ-साथ चौसर एक बहुत अकम्प्लिश्ड पोएट भी था, उसको पोएट्री करने का शौक था। तो ये उसका पैशन था। चौसर एक वेल ट्रेवल्ड मैन था, बिकॉज़ वो डिप्लोमेट था किंग के कोर्ट में, सो नेचुरली उसको बहुत सारी जगहों पर मिशंस पे या प्रोजेक्ट्स पे किंग के कहने पर इधर-उधर ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। तो उसने यूरोप में काफ़ी ट्रैवल किया, उसने इटली भी गया, वो फ्रांस भी गया, और उसने ऐसे बहुत सारे वो पोएट से भी मिला, जिन्हें या उनको जाना, उसने उनके बारे में पढ़ा, जो उस टाइम पर काफ़ी फ़ेमस रहे हैं। जैसे दांते है, पेट्रार्क है, बोकाशियो उससे पहले रहा है पोएट, लेकिन उसने, बिकॉज़ वो एजुकेटेड था, तो उसने इन पोएट्स को बहुत जाना और इनको पढ़ा, इनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी। तो वो सिर्फ़ एक वेल ऑफ फैमिली का ही आदमी नहीं था, बट ही वाज़ अ वेल एजुकेटेड एंड वेल ट्रैवल्ड, वाइडली ट्रैवल्ड मैन। सो इस वजह से चौसर को जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेज़ आती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश तो उसकी नेशनल लैंग्वेज थी ही, लेकिन चौसर बिकॉज़ वो एजुकेटेड था, तो वो फ्रेंच भी जानता था, वो लैटिन लैंग्वेज भी जानता था, और इंग्लिश लैंग्वेज भी जानता था, जो कि उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज थी। लेकिन क्यों हम चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं?
पहली बात तो इसलिए क्योंकि वो पहला सबसे मेजर पोएट रहा है जिसने कोई सीरियस लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं इंग्लिश में। उससे पहले भी कुछ वर्क्स आए हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलैरिटी इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स की शुरुआत किससे हुई? चौसर से ही हुई है और कैंटरबरी टेल्स से ही हुई है। तो कैंटरबरी टेल्स को हम एक पहला मेजर सीरियस लिटरेरी वर्क इन इंग्लिश मानते हैं और नेचुरली इसीलिए चौसर को भी हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मानते हैं। उससे पहले जो भी लोग लिखते थे या जो भी टेक्स्ट उससे पहले फेमस हुए थे, वो यूजुअली या तो लैटिन में लिखते थे या फिर फ्रेंच में लिखते थे। अब ये लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेजेस का क्या रोल था इंग्लैंड में, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है, लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेजेस के कंपैरिज़न में एक लो क्लास लैंग्वेज मानी जाती थी। ये माना जाता था कि ये लैंग्वेज जो है वो कॉमन लोगों की है, जो कि अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज है, जो रस्टिक हैं, जो फूहड़ हैं, जिन्हें अच्छे से बोलना वगैरह नहीं आता है, जिन्होंने पढ़ाई-लिखाई नहीं की है। तो इंग्लिश को थोड़ा लो देखा जाता था, उसको इतनी हाई एस्टीम में काउंट नहीं किया जाता था। जबकि पढ़े-लिखों की भाषा जो मानी जाती थी वो आइदर लैटिन मानी जाती थी या फिर फ्रेंच मानी जाती थी। जैसे कि आप इस बात को ऐसे समझें कि अंग्रेज़ों के टाइम पर जब इंडिया गुलाम था, तो हिंदी लैंग्वेज का इतना ज़्यादा रोल नहीं था, जितना उर्दू को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उर्दू को पढ़े-लिखों की भाषा माना जाता था। अरबी लैंग्वेज, अरेबिक जिसको कहते हैं, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती थी क्योंकि मुगल्स ने उससे पहले, ब्रिटिशर से पहले मुगल्स ने हमें रूल किया है। तो नेचुरली जो लैंग्वेज कोर्ट की होगी, किंग की होगी या जो लैंग्वेज पढ़े-लिखे लोगों की होगी, उन लैंग्वेजेज़ को ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कल्चर्ड माना जाएगा और जो आम लोगों की भाषा होगी, जो हिंदी या ब्रोकन हिंदी लैंग्वेज जो हर जगह अपने रीजन की अलग-अलग थी, उसको थोड़ा लो क्लास लैंग्वेज माना जाता था। तो वैसे ही इंग्लैंड में लैटिन एंड फ्रेंच यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज़ the language of the elite class and English as the language of the lower class. अब उसकी राइटिंग्स जो हैं, चौसर की राइटिंग्स, उसने उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू किया बिकॉज़ ही स्टार्टेड फीलिंग कि इंग्लैंड की अपनी आइडेंटिटी तब बनेगी जब इंग्लिश लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देंगे, उसको नेशनल लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे। सो चौसर ने कैंटरबरी टेल्स जो लिखी, उसका पर्पस उसके पीछे सिर्फ इंग्लैंड की मिडेवल सोसाइटी को दिखाना ही नहीं था, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज को वो नेशनल लेवल की लैंग्वेज का स्टेटस देना भी उसका पर्पस था। और उसकी राइटिंग्स कैसी हैं? जिसमें उसने रियलिस्टिक कैरेक्टर्स दिखाए हैं, यानी कि जो उस वक़्त एक्चुअल में जो कैरेक्टर्स एग्ज़िस्ट करते थे आम लोगों के बीच में, उसने वही कैरेक्टर्स को अपनी स्टोरीज़ में जगह दी है, उन्हीं पे कहानियाँ लिखी हैं, उन्हीं को दिखाया है। उसकी कहानियों में हँसी-मज़ाक भी है, ह्यूमर कह सकते हैं जिसको आप, और सटायर यानी कि कुछ बुरी जो सोसाइटी में जो कुरीतियाँ या बैड थिंग्स होती थी, उसको भी उसने उसमें एक्सपोज़ किया है। तो वो सिर्फ़ अपनी इंग्लिश सोसाइटी की तारीफ़ नहीं करता है इस कैंटरबरी टेल्स में या प्रोलोग में, बल्कि वो उसका एक सोशल क्रिटिक करता है, यानी कि सोच समझ के उसका एक उसने क्रिटिक किया है कि क्या अच्छा था और क्या बुरा था। व्हाटएवर आई फेल्ट, आई एम ब्रिंगिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू माय work prologue to Canterbury Tales and later on the actual tales of Canterbury. Moving on to the next slide. As I told you in the previous slide also that England, and in this time, in the medieval time period, that is 14th century, was a three language nation. तीन तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती थी, लेकिन ये लैंग्वेज की डिबेट थी क्या और क्यों चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया, मैंने आपको थोड़ा ऑलरेडी बता दिया है। तो अब ये देख लेते हैं कि कौन सी तीनों लैंग्वेजेस हैं और वो कौन कौन से सेक्शन या कैटेगरी के लोग इन लैंग्वेजेस को यूज करते थे। तो सबसे पहले सबसे टॉप पर आती थी लैटिन लैंग्वेज, जो कि चर्च की लैंग्वेज थी। पढ़े-लिखे स्कॉलरली पीपल या फिर मंक्स, प्रीस्ट्स, वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते थे। उनकी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स या उनकी रिलीजियस जो बुक्स थी या बाइबल थी या जो भी इनकी किताबें थी, जो स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स होते थे इनके, वो सारे ही लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ये लोग बोलते भी लैटिन में थे और जितने भी इनके, जैसे हम अगर अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इनके जितने भी मंत्र होते थे, जितने भी सरमन्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो सारे होते थे, वो सब लैटिन में होते थे। सारी इनकी रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ थी, पूजा-पाठ, एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन इन लैटिन लैंग्वेज। तो उसका पर्पस क्या था कि हम रिलीजन को बढ़ावा देंगे ऐसे करके, क्योंकि रिलीजियस अगर लैंग्वेज लैटिन होगी तो लैटिन लैंग्वेज से रिलीजन जो है वो अपलिफ्ट होगा, आगे बढ़ेगा, ये एक प्योर लैंग्वेज मानी जाएगी, रिस्पेक्टेड
होगी ये लैंग्वेज ज़्यादा, और एजुकेशन भी उसी में दी जाती थी बिकॉज़ आगे जो आने वाले लोग हैं, उनको एजुकेट किया जाएगा, उस चीज़ में ट्रेन किया जाएगा, तभी वो इस लैंग्वेज को और रिलिजन को आगे लेकर जाएँगे। दूसरी लैंग्वेज थी फ्रेंच। अब ये फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लैंड में कैसे बोली जाने लगी, जबकि था वो इंग्लैंड, कंट्री इंग्लैंड है, हमें बात करनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन फ्रेंच कहाँ से आई? तो थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। हम 13 हम 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं अभी इस टेक्स्ट में, क्योंकि हम एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं 14th सेंचुरी से, जब चौसर था और जब ये टेल लिखी गई। थोड़ा-सा पीछे चलते हैं 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में एक इवेंट हुआ जिसको बोलते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक ऐसी लड़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई रहती थी, दे वर स्टॉन्च एनिमीज, एक दूसरे के पक्के दुश्मन। सो इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई में एक बार इंग्लैंड हार जाता है। ये बात है 11th सेंचुरी की। सो 12th सेंचुरी, इंग्लैंड इज डिफीटेड बाय फ्रेंच फोर्सेस, और वो जो फ्रेंच फोर्सेस हैं वो इंग्लैंड को कैप्चर कर लेती हैं, और इंग्लैंड जो है अब फ्रेंच किंग के कंट्रोल में आ जाता है। और वो किंग कहाँ से आता है? नॉर्मैंडी फ्रांस का किंग होता है। नॉर्मैंडी इज अ प्लेस इन फ्रांस, तो उसको नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ की बोली जाती थी, कि यहाँ की भाषा को नॉर्मन फ्रेंच बोलते हैं। तो उस वजह से जब एक फ्रेंच किंग ने इंग्लैंड को कैप्चर कर लिया, तो इंग्लैंड की भाषा वही हो गई कोर्ट की, और जो एवरीडे जो नोबिलिटी अपर क्लास जो लोग थे, कोर्ट में जो बोलते थे किंग, और उसका जो सारा रेटिन्यू उसके साथ आया था, वो सब लोग फ्रेंच बोलते थे। तो नेचुरली जो इंग्लिश नोबल्स थे जो हार चुके थे, अभी उनका किंग हार गया था, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, और उन्होंने भी फ्रेंच को अपना लिया, और फ्रेंच लैंग्वेज को ही अपनी मेन एवरीडे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज कोर्ट में जो बोली जाती थी, वो उसको फ्रेंच को बना लिया। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज भी फ्रेंच बन गई, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स थे, अपर क्लास लोग थे, वो फ्रेंच में ही बात करते थे। पोएट्री भी फ्रेंच में लिखी जाती थी। व्हाई? बिकॉज़ किंग को प्लीज़ करना है। किंग जब फ्रेंच है, तो व्हाई वुड दे डेयर टू राइट अ पोएट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है, वो पोएट्री की लैंग्वेज बन गई, यानी कि लिटरेचर की लैंग्वेज बन गई। लिटरेचर भी फ्रेंच में लिखा जा रहा था, रिलीजियस टेक्स्ट लैटिन में लिखे जा रहे थे, और इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, वो सिर्फ आम, साधारण, गरीब, लो क्लास लोगों की भाषा बनकर रह गई, जो कि सिर्फ डेली लाइफ में और रस्टिक रूरल लोगों की एवरीडे स्पीच में ही यूज़ होती थी। उसमें ना ही कोई लिटरेचर, ना ही कोई पोएट्री की जा रही थी, बिकॉज़ दीज़ पीपल वर ओनली लिमिटेड टू देयर एवरीडे लाइव्स, एंड दे वर नॉट एनी ग्रेट पोएट्स दैट दे वर राइटिंग समथिंग। वो सिर्फ अपनी डेली लाइफ से स्ट्रगल कर रहे थे। तो चौसर ने जब ये सारी चीज़ें देखी कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो आइडेंटिटी है वो खराब हो रही है, जबकि नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, तब उसने इस लैंग्वेज को एलिवेट करने के लिए, उसका स्टेटस अपलिफ्ट करने के लिए कैंटरबरी टेल्स को इंग्लिश में लिखा। जिस इंग्लिश में कैंटरबरी टेल्स लिखी गई है, वो मिडल इंग्लिश है। उसका जो आप जब उस इंग्लिश को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपको थोड़ी अलग इंग्लिश लगेगी, वो पुरानी इंग्लिश लगेगी। आपको लगेगा कि ये इंग्लिश तो है, बट इट डज़न्ट लुक लाइक द इंग्लिश दैट आई रीड एंड स्पीक टुडे। बिकॉज़ वो मिडल इंग्लिश है, वो थोड़ी पुरानी इंग्लिश है। धीरे-धीरे लैंग्वेज रिफाइन होती है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज भी ग्रेजुअली रिफाइन हुई, बट इनिशियली जिस लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा जाना शुरू हुआ, उस लैंग्वेज को हम मिडल इंग्लिश बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। You can see there is a question on the screen which asks you why do people travel? कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? क्या रीज़न होता है? किस लिए ट्रैवल करते हैं? पीस के लिए ट्रैवल करते हैं, या अपने मंडेन डेली रूटीन से थोड़े दिनों के लिए एस्केप करने के लिए ट्रैवल करते हैं, या फिर लोग क्या स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी ट्रैवल करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वी गो टू वैष्णो देवी एंड वी गो टू अदर माता देवीज़, तो दर्शन करने के लिए हम जाते हैं अलग-अलग जगह पर, जो हमारे पिलग्रिमेजेज़ हैं, वो प्लेसेस हैं, केदारनाथ है। तो किस लिए लोग ट्रैवल करते हैं? क्या रीज़न होता है लोगों के ट्रैवल करने का? यही चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम चौसर का प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स समझेंगे, कि चौसर ने जो प्रोलोग लिखा कैंटरबरी टेल्स का, उसको लिखने के पीछे भी ट्रैवल करना और उसका पर्पस जानना ही चौसर का और बाकी पिलग्रिम्स का जो है मोटिव था, कि उनका रीज़न था कि वो क्यों ट्रैवल कर रहे थे, और इसी ट्रैवलिंग के दौरान हम चौसर के टाइम के बारे में, उस वक़्त जो लोग एक्सिस्ट करते थे, उनके बारे में और अच्छे से जान पाएँगे। So now the question is, what is the general prologue that was written by Chaucer? प्रोलोग क्या होता है? सबसे पहली बात कि प्रोलोग क्या होता है? आप में से शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, तो प्रोलोग किसी भी
पोएट्री या किसी भी लिटरेरी पीस का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसको हम प्रोलोग कहते हैं। यानी कि इंट्रोड्यूस करते हैं जब भी हम किसी चीज़ को, किसी राइटिंग के थ्रू, किसी पैराग्राफ के थ्रू, उससे पहले उसके बारे में थोड़ा जो ब्रीफ बताते हैं, उसको प्रोलोग कहते हैं। तो ये जो प्रोलोग है, ये प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स है, यानी कि कोई कैंटरबरी टेल्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जो आगे इस टेक्स्ट में जुड़ती हैं, तो उसके बारे में चौसर ने हमको एक प्रोलोग के थ्रू बताया है कि जो मैं ये कहानियाँ आपको आगे सुनाऊँगा, इन कहानियों को लिखने का मेरा क्या पर्पस था, क्यों मैंने लिखी, कौन-कौन से कैरेक्टर्स इन कहानियों में हैं, मैं इस कहानी में कहाँ से एग्ज़िस्ट करता हूँ, कहाँ फिट करता हूँ और कहाँ ये लोग सारे इकट्ठे होकर गए थे और क्यों? तो ये जो क्यों है, कैसे है, कहाँ है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस टेक्स्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन है जो उसकी, उसको हम प्रोलोग कहते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ़ जनरल प्रोलोग है जो कि 700 या 800 लाइन्स प्लस की एक आप कह सकते हो कि पोएट्री है और जो स्टोरीज़ हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप चाहें तो स्टोरीज़ को भी पढ़ सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए। सारी स्टोरीज़ एक-एक स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। कुछ तो ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जो कभी बच्चों की कहानियों में आपने कहीं न कहीं आई एम श्योर ज़रूर आपने कभी पढ़ी होंगी, विदाउट नोइंग कि ये चौसर ने लिखी थी। तो चलिए अब आ जाते हैं जनरल प्रोलोग पे। तो जनरल प्रोलोग जो है, उसको चौसर ने जो शुरुआत की है, जो फर्स्ट फ्यू लाइन्स हैं प्रोलोग की, वो ये बताती हैं कि स्प्रिंग का टाइम था, यानी कि अप्रैल के मंथ में शुरुआत हुई थी इस जर्नी की, जहाँ पर ये राइटिंग जो उसने शुरू की या जो ये जिस जिस टाइम की वो चर्चा कर रहा है, डिस्कशन करता है अपने प्रोलोग में, वो हुआ कब था, वो इवेंट कब हुआ था? तो वो इवेंट हुआ था स्प्रिंग में। अब स्प्रिंग का एक इम्पोर्टेंस है और वो क्या इम्पोर्टेंस है, अप्रैल के मंथ को इतना ज़्यादा क्यों एडमायर किया जाता है इंग्लिश कल्चर में या इंग्लिश लिटरेचर में, उसको हम जब प्रोलोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में तो बताऊँगी मैं आपको उसके बारे में। अभी हम इसका प्लान देख लेते हैं, तो ये एक पिल्ग्रिमेज थी, जिसमें चौसर भी गया था और उसके अलावा 29-30 लोग और गए थे। अब 29 पिल्ग्रिम्स जो हैं वो चौसर को कहीं मिलते हैं, उससे टकरा जाते हैं, चौसर भी उसी पिलग्रिम पर जा रहा है और एक और इंसान है जिसका नाम है हैरी बेली जो टबार्ड इन का होस्ट है, वो भी इन लोगों के साथ उस पिलग्रिमेज पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो इन टोटल 31 लोग हैं जो उस पिलग्रिम पर जाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कि 29 पीपल फ्रॉम डिफरेंट walks of life, different professions, and who belong to England from the common class. And then there is Chaucer, the poet, the writer, the author of this tale. वो खुद इनके साथ उस जर्नी पर जाता है और एक होस्ट जहाँ पर जिस इन में या ये कह सकते हैं एक मोटेल, एक होटल जहाँ पर ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उस इन का जो होस्ट है, जो ओनर है, जो इन लोगों को वहाँ पर रात को ठहरने के लिए जगह देता है, वो भी इन लोगों के साथ उस जगह पर इनके साथ जाने के लिए रेडी है। लेकिन ये सारे लोग जा कहाँ रहे हैं? Every pilgrim, including Chaucer and the host Harry Bailey, they all are ready to leave for a shrine of Saint Thomas Becket. Saint Thomas Becket was a very great saint. He was he's considered as a martyr by the Christian people who lived sometime 200 years before Chaucer. Chaucer से भी 200 साल पहले कोई ऐसे कोई सेंट हुए थे थॉमस बेकेट जिन्हें उस वक़्त जो किंग था इंग्लैंड का उसने उनको उनको उनका मर्डर करा दिया था, असैसिनेट कर दिया था और ही वाज़ रिवर्ड बाय द पब्लिक उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे लोग, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो लोगों ने उनकी डेथ का जो है बहुत उनको दुःख हुआ, तो उस याद में उन्होंने वहाँ एक श्राइन बना दिया था और वो श्राइन किस जगह पर है, वो कैंटरबरी में है। कैंटरबरी तो एक जगह है इंग्लैंड में जहाँ पर वो श्राइन है और वो सेंट थॉमस बेकेट का श्राइन है, जिसे पीर या मज़ार बोलते हैं, वही चीज़ श्राइन होती है। तो उस श्राइन पर वो लोग सारे इकट्ठे होकर जाना चाहते हैं बिकॉज़ उसकी मान्यता है, लोग उसको मानते हैं कि वहाँ जाएँगे तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी, हमारे जो भी इश्यूज़ हैं, हमारी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम इस वक़्त आई हुई है, सेंट थॉमस बेकेट जो है हमको ब्लेस करेंगे एंड वी विल गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो ये एक बिलीफ था उस वक़्त सोसाइटी में लोगों का, जैसे भी मैं आपको बताया पहले स्लाइड्स में इनिशियली कि रिलिजन और क्रिश्चियनिटी और ये सब चीज़ें जो हैं, ये
इनका काफ़ी ज़्यादा डीप इम्पैक्ट था लोगों में। लोग इन चीज़ों में आँख बंद करके बिलीव करते थे और ऐसे ही वो इस श्राइन में भी बिलीव करते थे कि थॉमस बेकेट की ब्लेसिंग्स अगर ले लेते हैं, तो व्हाटएवर द प्रॉब्लम दे आर गोइंग थ्रू, इट विल बी सॉर्टेड आउट। तो जो होस्ट है इस दौरान एक टेल टेलिंग कॉन्टेस्ट को प्रपोज करता है। ही सेज दैट ऐसे अगर हम जर्नी करेंगे तो इट विल बी वेरी बोरिंग फॉर अस, सो लेट्स डू वन थिंग। जितने भी हम पिलग्रिम साथ में जा रहे हैं, हम हर एक पिलग्रिम को दो टेल्स जाते वक्त रास्ते में सुनानी होंगी और दो टेल्स आते वक्त वापसी में सुनानी होंगी, और जो भी सबसे अच्छी टेल सुनाएगा उसको सारे पिलग्रिम इकट्ठा करके मनी और उसको डिनर जो है उसको फ्री में दिया जाएगा उन सभी पिलग्रिम्स की तरफ से। सो ऐसा कुछ प्लान वो करते हैं। लेकिन जितना बड़ा प्लान इस टेल का आपको दिख रहा है, वो सारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। 31 pilgrims and 4 tales told by each pilgrim, so it becomes a very mammoth task, बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो चौसर इतनी सारी टेल्स तो नहीं लिख पाया because he died much before and the work remains unfinished till date. But he has written somewhere roughly 24 poems in all, 24 tales in all. तो 24 tales कैंटरबरी टेल्स का हिस्सा बन पाई, सिर्फ इतनी ही बन पाई, क्योंकि जो ऑथर है चौसर, he died बिफोर फिनिशिंग दी वर्क एंटायरली। सो ये एक अनफिनिश्ड वर्क है, लेकिन जितना भी ये वर्क कंप्लीट हुआ, वही वर्क आज इतना पॉपुलर है कि इसको पहला इंग्लिश का वर्क माना जाता है और इसके ऑथर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल टेक्स्ट पे, जो कि है कैंटरबरी टेल्स का प्रोलोग। कुछ थीम्स भी हैं जो प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स में आपको दिखाई देंगे, और वो एक मेजर क्वेश्चन बन सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट है पिलग्रिमेज, जो कि एक लिटरल और मेटाफोरिकल, यानी कि लिटरल इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग, पीपल आर गोइंग टू अ पिलग्रिमेज इन रियल, एंड मेटाफोरिकल इज दैट ये एक हार्ट पिलग्रिमेज भी है, कि जब आपका मन एक पिलग्रिमेज पे जाए, यानी कि व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। वन इज द एक्चुअल फिजिकल जर्नी, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, किसी होली जगह पर जाते हैं, दैट इज पिलग्रिमेज। एंड द अदर वन इज द स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज, यानी कि व्हेन योर हार्ट चेंजेस फ्रॉम वन टू द अदर फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड द मेटाफोरिकल पिलग्रिमेज। इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे जब हम पूरी प्रोलोग को खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट इज सोशल सटायर। सोसाइटी के ऊपर एक सटायर है इस प्रोलोग के थ्रू, जो चौसर ने हमको दिखाई है सोसाइटी, कि किस तरह से सारी क्लासेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी, क्या सिस्टम था सोसाइटी का, किस तरह के लोग थे, उनमें क्या अच्छा था और क्या बुरा था। तो सटायर या क्रिटिक कह सकते हैं सोसाइटी का है ये जैनन प्रोलोग। देन इट इज नेक्स्ट इज वॉइस एंड स्टोरी टेलिंग, कि कौन बोल रहा है, किसकी बात हो रही है, क्या ये कहानियां चौसर ने ही लिखी हैं या एक्चुअल में लोगों ने कहानियां सुनाई थी, क्या ये उन्होंने जैसे सुनाई थी ये उनकी आइडियोलॉजी ही उसमें चौसर ने दिखाई है, या उसने अपना एक फ्लेवर पर्सनल डाल के उन कहानियों को अपने तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो वॉइस किसकी है? वॉइस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि लिटरली कौन बोल रहा है, वॉइस यानी कि ओपिनियन किसकी है, हु गेट्स टू स्पीक। और स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है, हर किसी को कहानी सुनाना नहीं आता है, तो वो जो एक थीम है स्टोरी टेलिंग, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इस वन ऑफ द थीम्स है। इन सब थीम्स के बारे में बाद में बात करेंगे। टेक्निक जो यूज की गई है, बहुत ज्यादा नेचर इमेजरी चौसर ने यूज की है। शुरुआत ही वो अप्रैल से करता है, फ्लावर्स से करता है, स्वीट स्मेलिंग, विंड। तो ये जितनी भी इमेजरी है, जितने भी मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, ये सारे नेचर से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं इमेजरी। तो किसकी इमेजरी यूज हुई है? नेचर की इमेजरी यूज हुई है, यानी कि नेचर से चीजें या वर्ड्स लेके, एलिमेंट्स लेके, जो नेचर के एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी को अपनी पोएम में उसने यूज किया है, और इसीलिए बहुत ज्यादा हेविली नेचर की इमेजरी को चौसर ने एम्प्लॉय किया है। आयम्बिक पेंटामीटर एक फॉर्म होती है पोएट्री लिखने की, उस फॉर्म में पोएट्री को लिखा है। राइम्ड कपलेट्स हैं, फर्स्ट लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड जो है वो सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड से राइम करता है, और आयरनी इसमें यूज हुई है, यानी कि चौसर जो बोल रहा है उसका मायने शायद कुछ और है, जरूरी नहीं है कि वो जो है उसी चीज को वो भी बता रहा है। वो आयरॉनिकली भी उस बात को कह सकता है, यानी कि टंग इन चीक, सरकास्टिकली भी उस बात को वो बोल रहा है, और कहीं ना कहीं वो उस वक्त के लोगों की जो कमियां थी उनको भी एक्सपोज कर रहा है अपने नैरेटिव के थ्रू।
Before we start with the prologue to the Canterbury Tales, it is important for us to understand that why do we study the general prologue, or why do we even study Chaucer in 21st century? It's been now 600 years when this text was written. तो 600 years पहले एक टेक्स्ट लिखा गया है, लेकिन आज भी उस टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं तो उसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। सो व्हाट शुड बी योर आइडियल आंसर? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें फॉल करते हैं इस कैटेगरी में, इस आंसर की, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड देम। द फर्स्ट थिंग इज, व्हेन वी रीड एनी टेक्स्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पीरियड, चाहे हम 100 साल पहला टेक्स्ट पढ़ें, 400 साल पहले का टेक्स्ट पढ़ें या 600 साल पहले का टेक्स्ट पढ़ें, कोई भी टेक्स्ट, जिस भी पीरियड का टेक्स्ट आज हम अगर पढ़ते हैं, सो वो टेक्स्ट जो है हमें उस टाइम पीरियड में जो सोसाइटी में जो होता था, उसकी जो सोशल कंडीशंस थी, पॉलिटिकल कंडीशंस थी, जो लिटरेचर उस टाइम पर लिखा जा रहा था, उन सब चीज़ों का एक ओवरव्यू देता है, एक पैनोरामिक व्यू, यानी कि हमें बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज़ इट बैक देन। And what helps, how does it help us? It helps us to understand and make our opinion or understanding of the टाइम पीरियड विच वी आर स्टडिंग। सो उस हिसाब से हम उस टाइम का लिटरेचर, उस टाइम क्या लिखा जा रहा था, उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उसके लिटरेचर से ही पता चलता है कि उस सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा था। तो जर्नल प्रोलोग जो है उसमें सारे कैरेक्टर्स तो हैं, जो भी हैं वो मिडिवल टाइम पीरियड के आम लोग हैं। सो ऑब्वियसली हमें, जब हम चौसर का जर्नल प्रोलोग पढ़ते हैं तो वी गेट अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज बैक देन, मिडिवल टाइम पीरियड पे या चौसर के टाइम पर सोसाइटी कैसी थी, किस तरह के लोग किस प्रोफेशन में होते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो जर्नल प्रोलोग को आज भी रेलेवेंट बनाती है, आज भी हम इसको पढ़ते हैं इस टेक्स्ट को, तो क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस आंसर में जो इंक्लूड की जा सकती है वो ये है कि 600 ईयर्स हो चुके हैं, नो डाउट, टेक्स्ट बहुत पुराना है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट द ह्यूमन नेचर, द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट द हार्ट, एट द कोर स्टिल रिमेन्स द सेम। आज भी ह्यूमन बीइंग्स हिपोक्रेट्स होते हैं, तब भी होते थे। आज भी लोग काइंड हार्टेड होते हैं, तब भी होते थे। आज भी लोग जेलस होते हैं, या ये कह सकते हो कि मीन होते हैं, कनाइविंग होते हैं, और तब भी होते थे। तो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर की जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, लाइफ को लेके एक अंडरस्टैंडिंग है, लोगों के बिहेवियर और नेचर को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है, और ह्यूमैनिटी में जो भी चेंजेस आए हैं, वो सब चीज़ों का आइडिया हमको कोई भी टेक्स्ट देता है। और जर्नल प्रोलोग जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाता है कि किस तरह के लोग तब एग्जिस्ट करते थे, और क्या उन कैरेक्टर्स को आज के कैरेक्टर से या आज के कॉन्टेक्स्ट में आज के लोगों से कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो डेफिनेटली किया जा सकता है। सो ये जो प्रोलोग है ये हमें बताता है, दर्शाता है, शो करता है कि क्या ह्यूमन बिहेवियर रहा है ओवर द टाइम, कितना चेंज हुआ है, क्या लोग वाकई में ऐसे होते थे या अब बदल गए हैं या नहीं बदले हैं। तो ये सारी चीजें हमें किसी भी पुराने टाइम के टेक्स्ट को पढ़ के पता चलती हैं, जो आज भी रेलिवेंट है। तीसरी चीज़, हमें उस टाइम की सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, उसकी सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, ये पता चलती है, खासकर मिडिवल टाइम पीरियड में। उस वक़्त सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। हम अब कह सकते हैं कि 3 क्लासेस में, या क्लासिफिकेशन सोसाइटी की कैसे थी, जिसको एस्टेट्स बोला जाता था। वो कौन से 3 एस्टेट्स थे? The one was military estate, the other was clergy, and the third was the commoners. तो मिलिट्री एस्टेट वो एस्टेट होता था जिसमें ज्यादातर लोग वो होते थे जो मिलिट्री में, जो सोल्जर्स थे, जो नाइट्स थे, ये सब लोग मिलके मिलिट्री एस्टेट बनाते थे, जो नेशन की प्रोटेक्शन के लिए जिन्हें हायर किया जाता था इन्हीं कॉमन लोगों में से। फिर एक क्लास होती थी क्लर्जी की, वो लोग जो रिलीजन की रक्षा करते थे, जो रिलीजन को प्रमोट करते थे, क्रिश्चियनिटी को आगे प्रमोट करते थे, और जिनकी वजह से एजुकेशन स्प्रेड हुई, लोगों को एजुकेट करते थे, रिलीजियस वैल्यूज उनके अंदर इनकलकेट करते थे। तो वो लोग थे क्लर्जी, यानी कि प्रीस्ट हो गया, नन हो गया, पार्सन हो गया, पार्डनर हो गया, और ये सभी कैरेक्टर्स हमें चौसर की टेल्स में, प्रोलोग में भी हमें पता चले, इनके बारे में पता चलेगा। थर्ड जो कैटेगरी है वो कॉमनर्स की होती थी, यानी कि आम लोग, दी लेबरर्स, दी पीपल यूज्ड टू वर्क ऑन फील्ड्स, यूज्ड टू पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम, एंड यूज्ड टू suffer under patriarchy, suffer under aristocracy, but still they were the major part of England, and they were the फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री। सो ये सारी चीजें हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलती हैं, किससे?
जनरल प्रोलॉग से, और इसीलिए हम चौसर का जो जनरल प्रोलॉग है आज भी 21st सेंचुरी में पढ़ते हैं, क्योंकि ये आज के कॉन्टेक्स्ट में भी उतना ही रेलेवेंट है। वही मॉरल वैल्यूज़ ये जब सिखाता था और वही वैल्यूज़ जो ये उसने तब सिखाई है वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। आज भी वो चीज़ें हम लोगों के काम आती हैं, हमें एज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प करती हैं, क्योंकि लिटरेचर का काम है लोगों का माइंडसेट ब्रॉडेन करना, उनका होराइज़न ब्रॉडेन करना, उनको एक एनालिटिकल स्किल्स, उनको एक हेल्दी क्रिटिसिज्म सिखाना कि कैसे किसी चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों से उसका आकलन, उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए। इसीलिए हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, पुरानी चीज़ों को आज भी पढ़ते हैं। अब आते हैं फर्स्ट फ्यू लाइन्स पे चौसर की प्रोलोग की। ये पहली 4 लाइन्स हैं, जिस पे आपको आपका फ़ोकस होना चाहिए और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ these are the opening lines of the prologue to the Canterbury Tales. Now, see, there are 4 lines on the left side you can see, and then 4 lines on the right hand side. सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप लाइन्स देखते हैं स्क्रीन पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो लाइन्स है वो मिडल इंग्लिश में लिखी हुई हैं। अगर आप उस इंग्लिश को पढ़ेंगे तो वो आपको इंग्लिश तो फील होगी, बट अ लिटिल ओल्ड, अ लिटिल आउटडेटेड, जो अभी यूज में नहीं है। सो इट विल अपीयर टू बी इंग्लिश, नो डाउट ये मिडल इंग्लिश थी, लेकिन आपके लिए पढ़ने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगेगी। लेकिन अगर आप इसको लाउडली एक बार पढ़ के देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि कितनी पोएटिक और मेलोडियस थी ये मिडल इंग्लिश, और चौसर ने इसको कितना ब्यूटीफुली लिखा है। तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये ओरिजिनल लैंग्वेज है जिसमें चौसर ने कैंटरबरी टेल्स का प्रोलोग लिखा था, और आगे भी सारी टेल्स इसी लैंग्वेज में लिखी थी। ये वो मिडल इंग्लिश थी जिसको चौसर प्रमोट करके नेशनल लैंग्वेज का दर्जा उसको देना चाहता था, दिलाना चाहता था, जो कि बाद में हुआ। और जो आपके राइट साइड पे लैंग्वेज है वो बाद का मॉडिफाइड वर्जन है मॉडर्न इंग्लिश में, जो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, ईज के लिए बाद में कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया गया प्रोलोग को इस लैंग्वेज में, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर द मॉडर्न डे रीडर्स टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ चौसर एंड हिज वर्क्स, कि समझा जा सके कि चौसर का काम क्या था, कैसा था। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में आप पढ़ो और उसको अंडरस्टैंड करो, लेकिन कुछ बेसिक लाइन्स हैं, मेजर लाइन्स हैं, जो मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखाऊँगी, वो आपको मिडल एज़ वेल एज़ ओल्ड इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए। तो चलते हैं फर्स्ट 4 लाइन्स पे। मैं आपके सामने मिडल इंग्लिश से लाइन्स पढ़ती हूँ। व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शावर्स सूट, the draught of March hath proceed to the root, and bathed every vine in sweet liquor, of which virtue engendered is the flower. अब इसी को मैं मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ती हूँ। When April with his showers sweet with fruit, the draught or the drought of March has pierced unto the root, and bathed each vein with liquor that has power to generate therein and sire the flower. अब इसका मतलब क्या है? चौसर ने अपनी ओपनिंग जो लाइन्स हैं उसमें एटमॉस्फेयर या उस वक़्त का जो, जब वो कैंटरबरी के लिए वो पिलग्रिमेज पे जाने के लिए रेडी हुआ था, या उस वक़्त जो सीज़न चल रहा था उसको डिस्क्राइब किया है। अप्रैल का वो मंथ था और स्प्रिंग वो सीज़न था। अब अप्रैल जो है, जो स्प्रिंग सीज़न है, उसको हम सीज़न ऑफ ब्लूम भी बोलते हैं, सीज़न ऑफ रीबर्थ, रीजनरेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर्स चली जाती है, पतझड़ खत्म हो जाता है और सारे जो पत्ते हैं, नए फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, और मौसम में थोड़ी नमी आ जाती है, और जो ड्राई जो रूट्स होती हैं, वो दोबारा से उनमें मॉइस्चर आ जाता है, वो दोबारा से फूट जाती हैं, एंड देयर इज़ ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, एंड देयर इज द बडिंग ऑफ लीव्स एंड द ग्रोइंग ऑफ न्यू फ्रूट्स। तो ये जो एक टाइम होता है, ये टाइम जो है वो ब्लूमिंग का होता है, यानी कि समृद्धि और एक तरह से खुशहाली वो जो चीज है वो वापस आती है। अप्रैल उस चीज को लेके आती है। तो नेचुरली अप्रैल के मंथ को इंग्लिश कल्चर में सबसे बेस्ट सीजन माना गया है, बिकॉज इंग्लैंड इज रिलेटिवली अ वेरी कोल्ड कंट्री, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो स्नोफॉल में जो भी ज़्यादातर चीज़ें हैं, वो सारी दब जाती हैं स्नो में और वो ख़त्म हो जाती हैं। तो विंटर के सीज़न में कुछ ऐसा स्पेसिफिक ग्रो नहीं होता है, और विंटर का सीज़न जो है, वो बहुत ग्लूमी सीज़न कंसीडर किया जाता है।
इंग्लैंड में, बिकॉज़ सन बहुत कम आता है, और सन जब आता है तो नेचुरली एक पॉज़िटिविटी फ़ील होती है। तो अप्रैल में वो जो सन है वो भी अच्छे से लंबे टाइम के लिए आता है, और विंड जो है उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है नेचर में, और उस वज़ह से जो इतने फल-फूल है ना, ये सारी चीज़ें हैं, फ्लोरा एंड फौना, ये अपने बेस्ट अपीयरेंस में होती हैं। तो नेचुरली इस टाइम पीरियड में अगर कोई पिलग्रिमेज पे जाने के लिए सोचता है, क्योंकि मौसम एप्रोप्रिएट है, सीज़न अच्छा है, डेज़ आर लॉन्गर, तो ट्रैवलिंग भी ईज़ी होगा और एक वेदर भी अच्छा होगा जाने के लिए, तो नेचुरली अप्रैल को ज़्यादा प्रेज़वर्दी माना गया है इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लिश कल्चर में। तो उसी सीज़न से चौसर अपने प्रोलोग की लाइन्स उसमें डाल के उसको ओपन करता है, प्रोलोग की इंट्रोडक्शन करता है। सो अगेन आई विल रीड देम, व्हेन अप्रैल विद हिज शावर्स स्वीट विद फ्रूट, कि जब अप्रैल आता है और उसकी जो शावर्स हैं, जो उसकी फुहार है या जो वाटर है, जब मॉइस्चर फिल्ड जो अप्रैल है, जब उसकी स्वीटनेस फैलती है, तो वो सारे फ्रूट्स में, सारी जितनी भी ड्राउट यानी कि ड्राई, जो मार्च ने जो ड्राइनेस छोड़ दी है रूट्स में, किसी भी प्लांट की रूट्स में या कहीं पर भी, वो सारी जो रूट्स हैं ना, वो जो है मानो इतनी ज़्यादा पावरफुली ग्रो करने लगती है, जैसे सपोज़ करो कि हर एक वेन यानी कि हर एक जो ब्रांच है, हर एक जो टहनी है, जो पत्ती है, फ्लावर है, एवरीथिंग इज़ फिल्ड विथ दी शावर्स ऑफ अप्रैल। अप्रैल की मानो उन पे ब्लेसिंग आ जाती है, और अप्रैल के आते ही एवरीथिंग गेट्स सो अलाइव, सो परफेक्ट एंड सो ब्यूटीफुल। तो ये जो चीज़ है, ये एक तरह से इशारा करती है कि पॉज़िटिविटी आ रही है लाइफ़ में। तो इसका मतलब यही है कि अप्रैल का जो है मेटाफर है, अप्रैल यहाँ पे एक मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है, और वो मेटाफर किसकी तरफ इशारा करता है? रीबर्थ, रीजनरेशन, रीग्रोथ एंड समथिंग न्यू एंड ब्यूटीफुल दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो एक पॉजिटिव नोट पे उसने पोएम को ओपन किया है। Now let us focus on the next few lines, lines 5 to lines 18 of the prologue, and I will now read the modern English version of it. And it is like that. When Zephyr also has with his sweet breath. अब Zephyr क्या है? Zephyr वेस्ट विंड का नाम है। जैसे विंड जो है, वेस्ट विंड यानी कि पश्चिमी हवा जिसको हम बोल देते हैं, जो कूल होती है, जो ठंडी होती है, जिसमें चीजें सूखती नहीं है, जिसमें चीजें ब्लूम करती हैं, तो उसको ज़ेफ़ायर का नाम दिया है। ज़ेफ़ायर इज़ द अदर नेम फॉर द वेस्ट विंड, कि वेस्ट विंड चल पड़ी है इस वक़्त, एंड विद दिस स्वीट ब्रेथ, और वो अपनी जो स्वीट उसकी जो स्मेल है उस विंड की, जो बहुत ही पॉज़िटिव है फॉर द फ्लोरा एंड द फौना, जो नेचर के लिए, इट हैज़ क्विकेंड अगेन इन एवरी होल्ट एंड हीथ, हर गली कोने में, हर नूक एंड कॉर्नर में वो जो ज़ेफ़ायर की जो जो स्वी वेस्ट विंड की जो कंटेंट्स हैं, जो हवा है, वो हर कॉर्नर में फैल गई है। द टेंडर शूट्स, शूट्स यानी कि जो टहनियाँ जो नई फूटती हैं, द टेंडर शूट्स एंड बड्स एंड द यंग सन into the ram one half his course has run, and many little birds make melody. Birds are also chirping, and the season is full of blooming and becomes so beautiful all around because it is all green and so beautiful, and sweet smelling is there everywhere around. Why? Because of the flowers and the fruits that are blooming, और उनकी जो वो स्मेल है, स्वीट ब्रेथ है, वो हर जगह एटमॉस्फेयर में फैली हुई है। दैट स्लीप थ्रू ऑल द नाइट विद ओपन आई, सो नेचर प्रिक्स देम ऑन टू द रैम्प एंड रेज। तो वो उन बर्ड्स की जो मेलोडी है, वो भी बर्ड्स भी खुश हैं, एवरीथिंग इज सो लुक सो हैप्पी ऑल अराउंड। देन डू फॉक लॉन्ग टू गो ऑन पिलग्रिमेज। अब वो अपने पर्पस पे आता है कि ऐसे ही मौसम में लोगों का, फोक यानी कि जनरल फोक, आम लोग, दे लॉन्ग टू गो ऑन पिलग्रिमेज। दिस इज द appropriate season when somebody like me or any other person, everyday person, he would like to go on a pilgrimage to, go to a shrine and uh, pay their respects to their holy martyr god, and palmers to go seeking out strange strands to distant shrines well known in sundry lands। और ऐसी जगह पे लोग जाना पसंद करते हैं, sundry lands यानी कि जो जगहें किसी ने नहीं देखी हैं और इधर उधर कहीं अलग अलग जगह पर हैं, बट दे एग्जिस्ट। एंड palmers यानी कि जो people who are seeking the blessings of the god or the holy spirits, they want to go to those distant shrines, वो दूर जो shrines हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर they want to go and दर्शन करने जाना चाहते हैं। And especially from every shire's end of England they to Canterbury went। और इसीलिए उसी स्पेशली उसी
पर्टिकुलर एक श्राइन है जहाँ पर सारे जो इंग्लैंड के लोग हैं, क्योंकि बाकी सारे बहुत दूर हैं, लेकिन एक कैंटरबरी एक ऐसा श्राइन है जो बहुत फेमस है, एंड एवरीवन फ्रॉम all the corners of the England, they want to go to that shrine, which is situated where? In the Canterbury, and they want to go there. The holy blessed martyr there to seek, who helped them when they lay so. So यानी कि वो एक उस जगह पर क्यों जाना चाहते हैं? They want to seek the blessings of the holy martyr. वो सेंट की blessings लेने जाना चाहते हैं, जो they believe that they will, that he will help them, because they are suffering because of something, either they are ill or they are having some problem in their life, and they want to go there not only just to seek his blessings, but to help them solve their illness or any other problem that is troubling them in their life. In lines में, the lines 19 to 26, Chaucer introduces himself now into this prologue. अभी तक चौसर ने इस prologue में हमें बताया कि what kind of weather and season was it, and how this season becomes so desirable that people really want to go on a pilgrimage. But these lines, they also tell us that Chaucer himself was the part of this journey. वो खुद भी इसका एक हिस्सा था. कैसे? आप देखिए लाइन नंबर 20 में ही सेज एज आई ले रेडी, यानी कि ही वाज ऑलरेडी देयर इन द टबार्ड इन विच इज सिचुएटेड इन साउथवर्क. एक जगह है साउथवर्क, वहां पर वो टबार्ड इन है, वो वहां पे ऑलरेडी था. एंड देयर ही मेट, full of devout homage, there came at nightfall to that hostelry some 9 and 20 in a company of sundry persons. यानी कि while he was there at the Tabardin, and it happened upon him that he met 29 other people just like him, who were also planning to go to the Canterbury, or wo already on the way the, and they were planning to spend their night at the Tabard Inn, because the journey is longer and it takes days to reach there to Canterbury, and they were planning to stay there at the night. And वहां चौसर इन 29 लोगों से मिलता है और उन लोगों का ही एक हिस्सा बन जाता है, इस जर्नी का एक पार्ट बन जाता है, along with Harry Bailey, the last person who will join them. Sundry person से क्या मतलब है यहाँ पे? Company of sundry persons, यानी people from all walks of life, हर तरह के प्रोफेशन से, हर सोशल लेवल से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, 29 पीपल, एंड हु हैड चांस्ड टू फॉल इन फेलोशिप, जो कि एक ही ग्रुप का हिस्सा थे. फेलोशिप यानी कि दे वर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, हु वर ऑल गोइंग टू कैंटरबरी, एंड पिलग्रिम्स वर दे ऑल, और वो सारे ही वही पिलग्रिम्स थे, वही श्रद्धालु जिसको बोलते हैं ना, पिलग्रिम्स उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है श्रद्धालु, और ये सारे वही लोग थे जो उस सेंट की श्राइन पर जाकर अपने लिए ब्लेसिंग्स लेना चाहते थे. In these lines, lines 27 to 34, Chaucer tells us that towards Canterbury town would ride that room, the rooms and stables spacious were and wide. यानी कि सारे पिलग्रिम्स को कैंटरबरी टाउन की तरफ जाना था, और जहां आज ये रुके थे वहां पर बहुत सारे रूम्स अवेलेबल थे इनके स्टे के लिए, स्टेबल्स बहुत थे, बिकॉज उस टाइम पर पीपल दे यूज्ड टू ट्रेवल बाय हॉर्सेस, दैट वाज द ओनली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड डेफिनेटली everybody needs rest, so, and the route is also longer, the journey is also longer, it will take days for them to reach Canterbury. So on the way they stopped there, their horses took rest, they took rest and had their meals, and well we there were eased and of the best, and we were all being taken care very well there by the host Harry Bailey. And briefly, when the sun had gone to rest, jab raat ho jati hai, so had I spoken with them. Then I happened to talk to them and chat with them, everyone, that I was of their fellowship anon. And now I was a part of this group. क्योंकि अब मैं उनके साथ कैंटरबरी जाने वाला था. And made agreement that we would early rise to take the road. We will rise up early and we will leave for Canterbury early in the morning. As you, I will appraise and I will keep you. You यानी कि हमें एड्रेस कर रहा है वो रीडर्स को, और मैं आपको अप्रेज यानी कि टाइम टू टाइम आगे अपनी स्टोरी में उन सब लोगों के बारे में आपको बताता रहूंगा. अब देखो, इट अपीयर्स टू बी लाइक अ ट्रेवलॉग. जैसे हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, हम छोटी छोटी रील्स डालते हैं कि, और हम बोलते हैं कि आई विल कीप यू अपडेटेड गाइज एंड आई विल लेट यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आई विल शो यू अराउंड थ्रू माय वीडियोस, सो स्टे हुक्ड. सो उसी टोन में ये बोल रहा है टू
As you, I will appraise that I will keep you updated about my journey along with these sundry people, these different types of people who appear to be a very distinct but a very curious and interesting group. But nonetheless, while I have time and space, before yet farther in this tale I pace, लेकिन जब तक वो कहता है कि फिलहाल जब तक मेरे पास टाइम है, आई हैव सम टाइम विद मी, और मैं अभी इस टेल को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले इट सीम्स टू मी अकॉर्डेंट विद द रीजन टू इन्फॉर्म यू ऑफ द स्टेट ऑफ एवरी वन ऑफ ऑल ऑफ दीज। यानी कि बिफोर आई स्टार्ट विद माई एक्चुअल टेल, जब हमने जर्नी शुरू की, उससे पहले आई टेक इट एज माई ड्यूटी कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि कौन कौन से ये लोग थे जो मैं जिनके साथ मैं अपनी जर्नी पर आगे कैंटरबरी जाने वाला था। एंड एज इट अपियर्ड टू मी, अब ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ऑफ ऑल ऑफ दीज एज इट अपियर्ड टू मी, जैसे ये मुझे लगे। अभी बहुत आयरॉनिक है, क्या ये चौसर ने उनको वैसे ही डिस्क्राइब किया है अपनी प्रोलॉग में जैसे वो एक्चुअल में थे, या चौसर ने उनको वैसे डिस्क्राइब किया है जैसे चौसर ने उनको ऑब्जर्व किया या जैसा चौसर ने उनको समझा, उनके कैरेक्टर को समझा। सो एज इट अपियर टू मी इज अगेन आयरॉनिक, इज अगेन a metaphorical way of telling us that this might be Chaucer's own observation of these people। हो सकता है चौसर की अपनी ऑब्जर्वेशन उन लोगों की और वो एक्चुअल में कुछ और हो, बट इट डजेंट मीन दैट अगर उसने एक मर्चेंट को डिस्क्राइब किया है तो मर्चेंट को उसने मिलर बता दिया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मर्चेंट ने अपने बारे में मर्चेंट क्या सोचता था, लेकिन चौसर उसके बारे में क्या समझा, उसके कैरेक्टर को कैसे अंडरस्टैंड किया, ये चौसर की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज जिसकी टेल है, जो लिख रहा है, जो ऑथर है, उसका अपना आइडियोलॉजी, उसकी अपनी ओपिनियन तो हमेशा उस टेक्स्ट में आ ही जाती है। And who they were and what was their degree, again these lines are also, these this line is also important, कि वो कौन थे और वो कौन से सोशल लेवल से बिलोंग करते थे। डिग्री यानी कि क्या वो मिलिट्री से बिलोंग करते थे, क्या वो क्लर्जी से बिलोंग करते थे, या वो कॉमनर्स थे। मैंने आपको बताया था 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी मिडिवल सोसाइटी, द मिलिट्री, the clergy and the commoners। So he's saying that जैसा वो मुझे दिखे, जैसा मैंने उनको समझा, मैं वैसा उनको बताऊंगा, एग्जैक्टली वैसा ही बताऊंगा। और वो कौन थे और वो कौन से लेवल से, सोसाइटी के किस सोशल लेवल से, किस हरारकी से वो बिलोंग करते थे। एंड इवन हाउ arrayed there at the inn and with the night thus will I first begin। और इसी तरह से मैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन है हर एक पिलग्रिम की, जो मैं जिनके साथ मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं उनके बारे में एक-एक करके आपको बताऊँगा। और मैं किससे शुरुआत करूँगा? सबसे पहले मैं नाइट से शुरुआत करूँगा। एंड हू आर द नाइट्स? आई टोल्ड यू, द मोस्ट डेकोरेटेड एंड द मोस्ट ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स आर गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ अ नाइट। उनकी उनको नाइटहुड दी जाती है क्योंकि वो सबसे ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स में से भी। तो उनको नाइट्स बोला जाता था मिडिवल टाइम पीरियड पे। सो ये भी एक तरह से एक रैंक होता था सोल्जर्स में। तो सबसे पहले उसके लिए सबसे टॉप मोस्ट पे कौन है चौसर के लिए, जिसको सबसे पहले डिस्क्राइब करेगा, वो सबसे पहले हमें बताएगा एक ब्रेव नाइट के बारे में। सो यहाँ पर मैं ये वीडियो आज की एंड करती हूँ। अब जो डिस्क्रिप्शन है, जितने भी पिलग्रिम्स थे उनकी डिस्क्रिप्शन के लिए जो भी डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो जो बच्चे मुझसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, they can ask me in person, and those who are watching me from some other place, and what they can do is they can drop their questions in the comment box so that I can reply them there itself। Thank you for watching me here on and watching this video here। I'll be waiting for your comments or any questions, whatever they be, and I'll try to answer them in my best way possible। Thank you, this is Dr. Shweta signing off।